नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तालिबान ने महिलाओं के प्रति होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस को लीगलाइज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। जो तालिबान महिलाओं को कुछ नहीं समझता था, उसके लिए उसने एक पीनल कोड गठित किया है और उसे लीगलाइज कर दिया है। आपको पता है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। अफगानिस्तान एक तरफ से हमारा पड़ोसी है, पहले भारत, उसके बाद पाकिस्तान और उसके ठीक पश्चिम में अफगानिस्तान है। तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान, और वहां पे सरकार चलती है तालिबान की। आप सबको मालूम है कि तालिबान महिलाओं के प्रति कैसी विचारधारा रखता है। तालिबान इस्लाम के नियमों से चलने वाला एक ग्रुप है और उसका सुप्रीम लीडर है हिबातुल्लाह अखुंजादा। उसने डोमेस्टिक वायलेंस को लीगलाइज कर दिया है और एक अलग तरीके का कास्ट सिस्टम डेवलप किया है और ये अलाउ किया है कि अलग अलग लेवल के लोगों को अलग अलग पनिशमेंट मिलेगा फॉर द सेम ऑफेंस, फॉर द सेम क्राइम। ये डिपेंड करता है कि वो आजाद है या स्लेव है, फ्री है या स्लेव है, ये कैटेगराइज किया है। और कहता है कि जब तक अगर किसी महिला पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो जब तक उसका कोई हड्डी न टूटा हो तब तक उसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल ही एक अलग तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का रूल है। इस रूलिंग के बाद वहां अफगानिस्तान के महिलाओं पर क्या असर हुआ, वहां का जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा, उसने क्या प्रतिक्रिया दी, इससे मौलवी और मौलानाओं को कितना छूट मिला, और इस डोमेस्टिक वायलेंस के और डिटेल्स क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि तालिबान का लीडर अखुंजादा ये नया सिस्टम कैसे डेवलप किया और क्या उसकी डिटेलिंग है। आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि तालिबान के द्वारा लीगलाइज डोमेस्टिक वायलेंस का रूल क्या है। तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंजादा लीगलाइज डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय अलाउइंग हस्बैंड्स to physically punish their wives and children as long as it does not cause broken bones or open wound। इसका मतलब ये हुआ, अखुंजादा ने कहा कि महिलाओं के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस तभी लीगलाइज होंगे जब उस महिला के हस्बैंड अगर अपनी पत्नी को कोई फिजिकल पनिशमेंट देता है या बच्चों को पनिशमेंट देता है, बच्चियों को, लड़कियों को खासकर, अगर उसकी हड्डियां टूट गई या कट फट गए, घाव बन गए, तभी हस्बैंड इस डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझने की कोशिश कीजिए। आगे कहता है कि उसने जो पैनल क्रिएट किया है वो एक अलग तरह का कास्ट सिस्टम पैदा करता है जिसमें हायरार्की बेस्ड डिवीजन है। मतलब जिसकी जितनी बड़ी हैसियत, जो जितने बड़े पद पे है, उसी के हिसाब से उसको अलग अलग पनिशमेंट मिलेगा। दैट अलाउज डिफरेंट लेवल्स ऑफ पनिशमेंट बेस्ड ऑन वेदर द ऑफेंडर इज फ्री और स्लेव। ये कैटेगराइजेशन अभी हम जानेंगे कि ये हायरार्की कैसे बनाया है और उस हायरार्की के बेस पे अगर कोई क्राइम होता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो जो ऑफेंडर है उसमें ये भी देखा जाएगा कि वो एक फ्री आदमी है, एक आजाद आदमी है या एक स्लेव है। सेम क्राइम के लिए, सेम ऑफेंस के लिए उसकी पनिशमेंट इस पे डिपेंड करता है कि वो एक फ्री आदमी है, मींस एक हायरार्की के अंदर आने वाला आदमी है, या एक स्लेव है। इस सिस्टम से तालिबान के लोगों के बीच कास्ट सिस्टम को पैदा करता है, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करता है, और इससे किसको फायदा होगा? इससे फायदा होगा मुल्लाओं को। दैट मेक्स मुल्लाज इम्यून। Under the new system, punishment for the same crime is no longer determined primarily by nature or gravity of the offense, but by the social status of the accused। जो accused है, जो वो, उसको punishment उसके crime के हिसाब से नहीं मिलेगा, उसको punishment मिलेगा कि उसका social status क्या है। तो जब इस्लामिक कंट्री कोई होता है तो उसमें मौलाना या मुल्ला ही सबसे बड़े पदवी पे होता है, तो इससे मुल्लाओं को, मौलानाओं को इम्यून मिल गया, पावर मिल गया, जिससे वो पनिशमेंट से बच सकता है। लेकिन जो स्लेव है, जो लोअर हायरार्की में आता है, जो आम पब्लिक है, जो गरीब है, उसको वो पनिशमेंट ज्यादा झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये रूल आने के बाद अफगान में जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अफगान में रवादारी बोलते हैं। उसने कहा है, द तालिबान हैज फॉर्मली इंट्रेंच्ड अ क्लास बेस्ड जस्टिस सिस्टम इन अफगानिस्तान अंडर अ न्यूली इनैक्टेड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये जो क्राइम बेस्ड प्रोसीजर्स
बनाए हैं तालिबान ने, उसमें क्लास बेस्ड सिस्टम को जन्म दिया है, जिससे आउटरेजेस ज्यादा होंगे। दिस मूव हैज स्पार्क्ड आउटरेज अमंग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड renewed international concern over the direction of the country's legal and political order। ये ह्यूमन राइट्स वाले बोलते हैं कि इससे आउटरेजेस बढ़ गए हैं और इससे देश का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो लीगल ऑर्डर है, जो अफगानिस्तान का जो सिस्टम है, इंटरनेशनल लेवल में अलग तरीके से मूव करना शुरू हुआ। रवादारी हमने अभी आपको बताया कि क्या होता है। जो अफगान का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसी को रवादारी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि वो उस देश में किसी तरह का कोई वायलेशन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करे, या अगर किसी को अकाउंटेबिलिटी बनानी है उसके बारे में वो एडवोकेट करे, उसके बारे में चर्चा करे, डिटेल्स में उसकी देखरेख करे। ये ह्यूमन राइट्स का काम है, उसी को वहां पे रवादारी बोलते हैं। रवादारी वाले बोलते हैं, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, द मोस्ट अलार्मिंग फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज द एक्सप्लिसिट लीगलाइजेशन ऑफ सोशल हायरार्की विद इन द जस्टिस सिस्टम इटसेल्फ। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जस्टिस सिस्टम के अंदर ही सोशल हायरार्की को ही क्लियर तरीके से कानूनी बनाता है, उसको कानून का शक्ल देता है। This class-based justice is the clearest signal yet that the Taliban is not merely imposing harsh laws but reconstructing the entire legal system around privilege, loyalty and religious status। क्लास बेस्ड जस्टिस सिस्टम को फॉर्मल बनाना तक ही सीमित नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तालिबान सिर्फ हार्ड कानून नहीं बना रहा है बल्कि ये थोप रहा है और इस पूरे लीगल सिस्टम को उसके इर्द गिर्द समेट के रख दिया है, उसके इर्द गिर्द ला करके रखा है जिसमें इस क्लास बेस्ड लोगों को ही उसका फायदा मिले। लॉयल लोग, रिलीजियस लोग, प्रिविलेज लोग, जिनका सोशल स्टेटस काफी हाई है, उसके इर्द गिर्द ये सारे लीगल सिस्टम को ला करके रख दिया है। बाय प्लेसिंग क्लेरिक्स एंड रिलीजियस एलाइट्स अबव द लॉ, मौलवियों और धार्मिक एलिट लोगों को कानून से ऊपर रख दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि सम पीपल आर अनटचेबल व्हाइल अदर्स आर परमानेंटली डिस्पोजेबल। एक्चुअली तालिबान ने ये ऐलान कर दिया कि कुछ लोग अनटचेबल हैं जबकि दूसरे लोग हमेशा के लिए डिस्पोजेबल हैं। मींस ये समाज के लोगों को बांट दिया, जो जितनी बड़े ओहदे पे है वो अनटचेबल है और जो छोटे छोटे और छोटे और छोटे होते जाएंगे वो डिस्पोजेबल है, मींस यूजलेस है, उनका कोई स्टेटस नहीं है, तो वो नीचे दर्जे के लोग हो गए। रवादारी ने ये आह्वान किया है तालिबान सरकार से जो अभी चल रही है कि इस कोड को, इस जस्टिस सिस्टम को इमीडिएट रोक दिया जाए और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अर्ज किया है कि उनके पास जितने भी लीगल और डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म है उनको यूज करके इस तालिबानी क्रूएल जस्टिस सिस्टम को रोका जाए फोर्सफुली, इसे इन्फोर्समेंट ना होने दें, इसे लागू ना होने दें। अब तालिबान के इस हायरार्की बेस्ड डिवीजन को समझने की कोशिश करते हैं कि उसने अपने लोगों को कैसे कैसे कैटेगरी में बांटा है, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये किसके लिए है, किसके अगेंस्ट है, किसको कितना पनिशमेंट मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। तालिबान ने इस न्यू कोड को, इस न्यू पीनल कोड को 4 जनवरी 2026 को इश्यू कर दिया और पूरे अपने देश भर के जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में सर्कुलेट करा दिया कि आज से ये रूल रेगुलेशंस चलेंगे। उसने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया उसमें 119 आर्टिकल्स हैं, लगभग 3 सेक्शन में और 10 चैप्टर बनाए हैं उसमें। तो इतने डिटेल्स के साथ इसको बनाया है तालिबानियों ने। अब समझते हैं कि उसमें आर्टिकल 9 वो ये बताता है कि उसने अपने समाज को, अपने सिस्टम को कैसे बांटा है। तो मोटा मोटी उसने 4 कैटेगरी में बांटा है अफगान सोसाइटी को, जिसमें पहला सोसाइटी है रिलीजियस स्कॉलर्स, जिसमें मुल्ला आएंगे और उलेमाज आएंगे। उसके बाद आते हैं एलीट क्लास जो अशरफ कहलाते हैं वहां पे, और उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास और सबसे नीचे आते हैं लोअर क्लास। ये उन्होंने अपने अफगान सोसाइटी को 4 भागों में मेनली बांटा है। अब इसी डिवीजन के बेस पे ऑफेंस काउंट किया जाएगा और पनिशमेंट भी उसी हिसाब से दी जाएगी।
मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर, कोई उलेमा या कोई मुल्ला एक क्राइम करता है और वही क्राइम एक लोअर क्लास का आदमी करता है, तो दोनों के पनिशमेंट में जमीन आसमान का अंतर होगा। आइए मोटा मोटी इस पनिशमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है अंडर दिस system, punishment for the same crime is no longer determined primarily by the nature or gravity of the offense but by the social status of the accused. Punishment for the same crime उसके social status के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा, ना कि उसने जो क्राइम किया है उसकी ग्रेविटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। क्राइम चाहे जैसा भी हो, ये देखा जाएगा कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो हाई कैटेगरी का है, स्लेव है, मिडिल कैटेगरी का है, एलीट है, उलेमा है, क्या है, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसे इफ एन इस्लामिक रिलीजियस लीडर, उलेमा और मुल्ला कमिट्स अ क्राइम, द रिस्पॉन्स इज लिमिटेड टू एडवाइस। मतलब अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर, उलेमा या मुल्ला कोई क्राइम कमिट करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको एक वार्निंग दे दिया जाएगा, वार्निंग भी नहीं, एक एडवाइस दे दिया जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो एलीट क्लास का बंदा है, अगर वो अशरफ है, तब उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, उसी सेम क्राइम के लिए जो अभी मुल्ला ने किया, जो अभी उलेमा ने किया, अगर वही क्राइम एलीट क्लास का लोग करता है तो उसको सिर्फ क्या मिलेगा, कोर्ट में बुलाया जा सकता है और उनको भी एडवाइस दे करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुल्ला को और उलेमा को या किसी रिलीजियस स्कॉलर को कोर्ट नहीं बुलाया गया है, उनको सिर्फ एडवाइस दे दिया गया और छोड़ दिया गया। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की। सेम क्राइम अगर ये मिडिल क्लास करता है तो रिजल्ट में क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको जेल की सजा हो जाएगी। और अगर सेम क्राइम अगर कोई लोअर क्लास का बंदा करता है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी, दो तरह का पनिशमेंट मिलेगा। एक तो उसको जेल हो जाएगी, दूसरा उसको कोड़े मारने की सजा भी मिलेगी। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते। अब आप समझ सकते हैं कि तालिबान का विचारधारा कैसा है, महिलाओं के प्रति उसकी क्या सोच है, और उसी सोच के हिसाब से वो अपनी पॉलिसी डिजाइन करता है और वो पॉलिसी आज आप देख रहे हैं। और पनिशमेंट का रूल देखिए, इफ अ हस्बैंड कॉजेज विजिबल फ्रैक्चर और इंजरीज इन केस ऑफ ऑब्सीन फोर्स ही कुड फेस ओनली 15 days इन प्रिजन। अगर कोई पति अपने पत्नी के व्यभिचार को लेकर के या किसी भी अप्राकृतिक सेक्सुअल या कोई अश्लील ऐसी कोई घटना बनती है तो उसमें अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को मार पिटाई करता है तो जब तक उस पत्नी का कोई हड्डी फ्रैक्चर ना हो जाए, कोई उसको ऐसी इंजरी ना हो जाए जो घाव बन जाए, कट फट जाए, तब तक हस्बैंड फ्री है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। जब उस महिला का कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, कोई उसे कट फट लग जाए, घाव बन जाए बड़ा सा उस मार पिटाई के बाद, तब उस हस्बैंड को सिर्फ 15 दिन का जेल हो सकता है। आगे देखिए, The man will only be convicted if the woman can successfully prove that the abuse in the court. अब इस महिला की जिम्मेदारी है कि उसे ये प्रूफ करना है कि इस आदमी ने मेरे साथ ये गलत बर्ताव किया, उसको बताना पड़ेगा, तब जाकर के उस आदमी को जेल हो सकती है। अगर वो फेल हो गई महिला ये प्रूफ करने में तो वो आदमी फ्री हो सकता है, उसको कोई कन्विक्शन नहीं होगा, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। और इस दौरान जो महिला है उसे सिर्फ अपने घाव दिखाने की ही इजाजत है जज के सामने, बाकी उसके पूरे चेहरे, पूरे शरीर कवर्ड होने चाहिए, फुली कवर्ड। वो घाव वाला हिस्सा, जो घाव नहीं बना, जो हड्डी टूटा नहीं, वो सब नहीं दिखा सकते। और उसे अगर दिखा भी दिए तो उससे उस आदमी को कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो घाव नहीं बना, क्योंकि वो कटा फटा नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है या हड्डी नहीं टूटी है। महिला अगर कोर्ट में जाती है इस दौरान या तो उसका हस्बैंड उसके साथ होना चाहिए या कोई उसका मेल साथी होना चाहिए जब वो कोर्ट में इस बात को दिखाने जा रही हो या बताने जा रही हो। दूसरी तरफ अब इसका उल्टा समझ, अब इसको उलट करके देखते हैं कि अ मैरिड वुमन कैन बी जेल्ड फॉर अप टू 3 months। एक महिला को 3 महीने तक की सजा हो सकती है अगर वो महिला मैरिड है। किस चीज के लिए? कि इफ शी विजिट्स हर रिलेटिव्स विदाउट हर हस्बैंड परमिशन। अगर वो महिला अपने पति के परमिशन के बिना अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई तो उस महिला को 3 महीने तक की सजा हो सकती है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आपकी दिमागे चकराने लगी होंगी कि ये कैसी पनिशमेंट है और इस पनिशमेंट का बेस कैसा है। हम ऐसा इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पे इक्वालिटी है, जहां
वहां पे समानता है, बराबरी है हर मामले में, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, भावना, अधिकार, सब में। इसलिए आपको ये तालिबान के रूल्स अटपटे लग रहे हैं। वहां की महिलाओं के बारे में सोचकर देखिए क्या महसूस करती होंगी वो। हमने बात की थी कि अगर कोई लोअर क्लास का आदमी, स्लेव आदमी को जेल की सजा तो मिलती है, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट भी मिलती है, कोड़े मारने की सजा मिलती है, तो उस सजा को एग्जीक्यूट कौन करेगा? उस सजा को एग्जीक्यूट करेगा इस्लामिक क्लर्क, मौलाना, उलेमा, नॉट करेक्शनल सर्विसेज। वहां की पुलिस या वहां का जो सरकारी तंत्र है वो नहीं करेगा। ये कोड़े मारने की सजा को एग्जीक्यूट कौन कराएगा? इस्लामिक क्लर्क, जो स्कॉलर है, जो मौलाना है, जो उलेमा है, वो कराएगा। अभी तो और एक मजेदार बात है, तालिबान हैज इशूड अ न्यू रूलिंग दैट स्टेट्स दैट डिस्कसिंग द न्यू कोड इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। मतलब ये जो कानून बना है, इस कानून के बारे में चर्चा करना भी अपने आप में एक अपराध है। आप इस पे कोई चर्चा भी नहीं कर सकते। एक बार अखुनजादा ने कह दिया, डॉक्यूमेंटेड हो गया, कोर्ट में चला गया, अब इस पे आप कोई चर्चा नहीं कर सकते। अब अगर इस जस्टिस सिस्टम के बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते तो आप सोच सकते हैं कि उसके गुनाह साबित करने के जो तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं। या तो आप कन्फेस करो, या तो आप कबूल करो, या अगर कोई गवाही दे देता है, इतना ही काफी है कि ये गुनाह साबित हो गया और उसको सजा मिल जाएगी। इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? तालिबान के सोच के बारे में, वहां के महिलाओं के बारे में, वहां के सोसाइटी के बारे में, अपने यहाँ के सोसाइटी के बारे में, अपने यहाँ के महिलाओं के बारे में तुलना कर सकते हैं। और आज 21वीं सदी का समय है और तालिबान की ये सोच, ये विचार, आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।